Hello everyone. We are finished with the explanation of the chapter 3rd, that is fundamental rights and duties. Now we are going to start with the MCQs of this particular chapter, and after that इसके जो theoretical questions हैं वो short questions हैं, 1 mark 2 mark में आते हैं या फिर जो कि structured उसमें आते हैं, structured form में आते हैं, वो मैं आपको next class में provide करूँगी. Okay, so MCQs में first is fundamental rights are enshrined the constitution in. Fundamental rights are enshrined किस कहाँ पे enshrined है, बिल्कुल exactly आपकी बुक की लैंग्वेज ही इन्होंने यूज़ की है. तो कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है, आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है. पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. नेक्स्ट, which of the following fundamental rights has been deleted from our constitution through a constitutional amendment? कौन सा वाला right delete कर दिया गया है? Right against exploitation, right to freedom of religion, right to property और freedom of speech and expression. तो बाकी सारे constitutional rights तो maintained है, basic हैं, वो fundamental rights हैं. राइट्स टू प्रॉपर्टी जो है ये हटा दिया गया है. इट इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, इसको इन्होंने फंडामेंटल राइट की तरह राइट की कैटेगरी से हटा दिया. इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये एक लीगल राइट है. ठीक है, कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं है, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो लीगल राइट है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैटर्स ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट, यस. राइट टू स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है. And right to freedom of practicing any profession, yes, it is your fundamental right. So the correct option would be C. How can the fundamental rights be protected by a citizen? कैसे एक सिटीजन अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है? बाय अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट विच विल इशू अप्रोप्रिएट रिट्स अगेंस्ट द अथॉरिटी. पार्लियामेंट विल टेक नोट ऑफ सच वायलेशंस एंड टेल द कोर्ट्स. द एग्जीक्यूटिव विल इन्फॉर्म द कोर्ट्स. और इट इज़ ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड. तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होता है. फर्स्ट वाला जो ऑप्शन जो है कि बाय अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट विच विल इशू अप्रोप्रिएट रिट्स अगेंस्ट द अथॉरिटी. आपके अगर फंडामेंटल राइट्स एनक्रोच हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट विल इन टर्न इशू रिट्स. Next, can Parliament amend or modify any of the fundamental rights given in the Constitution? Parliament क्या हमारे fundamental rights को amend कर सकती है, modify कर सकती है? क्या Parliament के पास ये right है? तो yes, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है. मेजॉरिटी में जैसे बिल पास होता है पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में या अपर हाउस में, तो वहाँ पे डिस्कशन के बाद, वोटिंग के बाद पार्लियामेंट कैन अमेंड और मॉडिफाई अ पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है. पार्लियामेंट कैन डू सो ओनली आफ्टर रेफरेंडम. पार्लियामेंट कैन अमेंड देम बाय स्पेशल मेजॉरिटी एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी, ओनली द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू अमेंड देम. तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है. पार्लियामेंट कैन अमेंड देम बाय स्पेशल मेजॉरिटी एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते कि हम कहें कि हम अपने इंडिया में से डेमोक्रेसी वर्ड हटा दें, या हम कहें कि हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है, इन वर्ड्स को चेंज करना चाहें तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड? फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किन कंडीशंस में किया जाता है? इन कंडीशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, है ना, ये आपको पता है. तो हम देखते हैं, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट व्हेन प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन और ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो यूजुअली व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन देन द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड फॉर सम टाइम. प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होना एक अलग बात है कि पॉलिटिकल सिचुएशन टर्मोइल में है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी नहीं बन पा रही है तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं. कोई पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, उस समय फंडामेंटल राइट्स को अबैंडन करने की, को सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी नहीं होती है वो, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं. हु इज़, जैसे कि फॉरेन कंट्री ने अटैक किया या जैसे कोविड हो गया या कोई और सी सीरियस एक्सट्रीम सिचुएशन है हमारी कंट्री में, हु इज़ एम्पावर्ड टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको अगर सस्पेंड करना है तो कौन है जो कि सस्पेंड कर सकता है? ओनली द प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स. आप इसमें ध्यान रखना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. फंडामेंटल राइट्स के अमेंडमेंट की बात करें हम, अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है.
ठीक है, उसमें नए चेंजेस ला सकती है एक्ट्स में एंड उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड करने हैं, तो ओनली द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू डू सो। ओनली द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अगेन देखो ये क्या हो गया, हु इज एम्पावर टू सस्पेंड। सस्पेंड कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट जो हैं। और किसके पास हक है? हु इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड। अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है। ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट्स टू अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है दोनों में। Which fundamental right can be said to be specially applicable to children? है ना, free and compulsory education up to the age of 14, from 6 to 14. तो देखिए, राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज जो पहला वाला है वही करेक्ट है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। राइट टू एम्प्लॉयमेंट अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, नो। राइट टू बी एजुकेटेड इन द मदर टंग इन प्राइमरी एजुकेशन, नो। राइट टू एम्प्लॉयमेंट इन डेंजरस ऑक्यूपेशंस, ऑफ कोर्स नॉट। Next, the fundamental rights of the Indian citizens formed a part of the original constitution, were added by the First Amendment Act, were removed by the 42nd Amendment Act, and are enumerated in Part 4. So, fundamental rights of the Indian citizens, they formed a part of the original constitution. That is the correct option. Part 3 में, ये Part 4 में enumerated नहीं है। कौन से part में enumerated है? Part 3 में। Part 4 में क्या है? Directive Principles of State Policy. Next, what does the phrase equality before the law used in Article 14 mean? इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स लॉ की नज़र में सब एक है, इसीलिए वो जो न्याय की देवी होती हैं, वो जो तराजू लेके होती हैं, स्टैचू होता है ना वाइट मार्बल का, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है कि शी कैन नॉट सी वेदर इट इज़ अ रिच पर्सन और अ पर्सन इन एन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन और अ पुअर पर्सन और अ वेरी वीकर और अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सबके लिए इक्वल है वो। अब देखते हैं, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, ऑल लॉज आर द सेम फॉर एवरीबडी, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वली सब्जेक्टेड टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, that everybody is to be treated equally by law in equal circumstances. तो इसमें देखिए, all individuals are subjected, equally subjected to the ordinary law of the land, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, वो भी ठीक है, लॉ सबके लिए सेम है, लेकिन ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, इसमें सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि इक्वली सब्जेक्टेड है टू द ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द लैंड। आपको जब ऑप्शन मिलते हैं ना, तो हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, तो उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। नेक्स्ट, ऑन होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं, लोगों को पता है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब ये क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की जिम्मेदारी किसकी है। मतलब कि अगर किसी बंदे के फंडामेंटल राइट्स आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू हिम, दे आर एनक्रोच्ड अपॉन, तो वो कहाँ पे जाके अपने हक के लिए एक केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि येस आई एम बीइंग डिनाइड ऑफ माई फंडामेंटल राइट्स, प्लीज ग्रांट मी दोज राइट्स। तो ऑल कोर्ट्स, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 352 के अंदर सस्पेंड हो ही नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी इमरजेंसी हो? राइट टू इक्वालिटी सस्पेंड हो सकता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स इसको तो सबसे पहले सस्पेंड किया जाता है। राइट ऑफ लाइफ, जिंदा रहने का जो आपका हक है, उसको कभी भी गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं करती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी सस्पेंड हो सकता है। तो राइट टू लाइफ इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है कि कौन से करेक्ट नहीं है। दे आर अबव ऑर्डिनरी लॉज, सही है। दे आर एब्सोल्यूट, no they are not absolute. in case of emergencies they can be suspended, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया कि they are not absolute. they are justiciable, yes. they are 6 in number, yes. which one of the following has been wrongly listed as a freedom provided to the Indian citizens under article 19? कौन सा वाला गलत लिस्ट किया हुआ है कि भाई ये फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं हम? तो फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है।
Next, right to freedom guaranteed under Article 19 can be restricted in the interest of security of state, in the interest of friendly relations with a foreign state, दोनों सही है, in the interest of public order, public health and public morality, ये भी सही है. तो on all the above grounds, इन सारे grounds पे, उन सारे grounds के basis पे या इनमें से कोई एक भी अगर applicable है तो उसके basis पे fundamental जो right to freedom है guaranteed under Article 19, it can be suspended. For a short time, it can be restricted for the time being. Which one of the following rights was described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? I believe you don't even have to look at the options to answer this question. मैंने बोला था ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो है हमारा राइट कि हम जब अपनी हमारी जैसे ज़िंदगी चेंज हो रही है, लाइफ चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को रेमेडिफाई कर सकते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है. इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट PDA हैज़ अ रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑन. अब जो PDA है ये क्या करता है, किसी बंदे को इसके अंदर जो बंदा कैप्चर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिटेन्यू बोलते हैं ना. तो उसके उस डिटेन्यू को क्या करते हैं, उसका फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको बंद करके रख लेते हैं, उसको नज़रबंद करके रखते हैं. जेल में नहीं डालते लेकिन उसको एक पर्टिकुलर एरिया में रखते हैं. जेल भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैज़ अ रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ अ पर्सन. नेक्स्ट, वी हैव डैश फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल राइट्स कितने हो गए, 6. फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, 11. तो यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. डायरेक्टली यू कैन राइट दैट वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स. सो दैट्स ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अब इसके बाद जो इसके बाकी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो हम करेंगे. डू लेट मी नो अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, या आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो भी बताइएगा. ओके, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. टेक केयर.